सभी को नमस्कार। आज अ, पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। आपको पता है कि ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक 3 दिन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रही है। कल हमारा जो प्रोग्राम था वो कम्युनिकेशन स्किल पर था, जिसकी वीडियो ऑलरेडी इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप कभी भी उसको देख सकते हैं अगर आपने कल का प्रोग्राम हमारा अटेंड नहीं किया है तो। अ, हमारा आज का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि है बॉडी जेस्चर्स एंड लैंग्वेज। निश्चित रूप से आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ कहती है। कल जब हम कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे थे तो मैडम ने बताया भी था कि जो आप बोलते हैं और उसका जो परसेंटेज होता है मैसेज कन्वे करने में वो बहुत कम होता है। जो ज़्यादा होता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपका फेस एक्सप्रेशन क्या कह रहा है, आपका हाव भाव क्या कह रहा है। तो इसी टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। कल हमारा थर्ड पार्ट होगा टाइम मैनेजमेंट का। मैडम, मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। मैडम लीना विज एक शिक्षिका रह चुकी हैं और शिक्षिका का काम भी अभी भी कर रही हैं। 27 वर्षों का लंबा एक्सपीरियंस है मैडम के पास केंद्रीय विद्यालय संगठन में अध्यापन का। मैडम एक काउंसलर हैं, सर्टिफाइड काउंसलर हैं, पेरेंटिंग कोच हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मैडम के बारे में। सीधे हैंड ओवर करता हूँ मैडम को। मैडम प्लीज़। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको इग्नोर करते हैं, तो इग्नोरेंस जो है इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक वी शुड डिस्कस दिस टॉपिक टुडे and I will start my presentation first. Okay, now I should start. बॉडी लैंग्वेज, जैसे हमने कल ये डिस्कस्ड अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल, एंड कम्युनिकेशन स्किल में देयर आर टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज वर्बल communication and yesterday we discussed about a very interesting topic, that was the verbal communication. Most of the people we do the verbal communication, but along with the verbal communication, non-verbal communication is very important also. And body language and gestures, this is now the kinesics is the scientific name of this body language and gestures. So before starting, I discussed the yesterday point that when we communicate, our body language embark or it degrade our communication. So it's a very important concept, we should discuss about this. Body language, we can say that it's a kind of non-verbal, as I told you, and it can be learned. You can enhance your body language, and it's an instinctual process. Instinctual process means it's an automatically, it's an happens naturally. It happens naturally. This is the process. Sometimes we do some conscious effort to show our body language, and sometimes it unconsciously express you, and it express your attitudes, about your feelings, about the emotions, and how it communicated, you will see in this this presentation. It's very interesting topic, and sometimes it is reflexive and sometimes it's non-reflexive, and along with that reflexive thing, it also communicate the non-verbal clues that sometimes contradict also. And it's very important thing, we should know how to communicate self through our body language, through our verbal language, verbal communication. And it's a non-verbal and reflexive clues. Sometimes what happen कि हम जो कहना चाह रहे हैं हमारी बॉडी उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस आ रहे हैं जो हमारी बॉडी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। तो हमें बॉडी लैंग्वेज को समझना क्यों जरूरी है, इस कॉन्ट्राडिक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए, कि हम ऊपर से हैप्पी शो हो रहे हैं बट हम अंदर से बहुत उदास हैं। तो कभी कभी बॉडी लैंग्वेज जो है वो उसको एक्सप्रेस जरूर करती है, तो हमें बॉडी लैंग्वेज के बारे में जरूर समझना चाहिए। और समटाइम्स इट हेल्प अस टू डिटेक्ट दैट द पर्सन इज telling lie or person is saying truth. So this help us to understand what is body through the body language. And sometimes someone get attracted, and sometimes some people give some kind of sexual and romantic interest in particular person, then you can identify it with a body language. And women have this power,
they can easily identify this kind of condition. If a person is, even we have such kind of instinct that from the backside, if person is seeing us with some bad intention, we come to know about that. It's a kind of instinctive reaction, instinctive process, I can say that. Now it also portray your confidence and your commanding respect. You are giving respect to the person, or you are not giving the respect. You are portraying some kind of confidence. If the speaker is on the stage, you can see the body language of that particular person, and you can understand that he is facing the audience first time, or he has some kind of practice with it. So this kind of thing we can easily identify through the body language. Now we can build good friendship and relation through the body language, through the body gestures. And I will explain in the next slide how you can build such kind of trust and relationships. And you can create a trust, and you can influence other through your body language. Actually, the body language, in the body language, we don't consider the static features. Static features means like our color of the eyes, texture of our skin, how our hairs are, how the texture of our skin, texture of our hair, how my nose is sharp or not sharp. These kind of things we never consider in the body language, because this is the God, these are the God gift, and this make us unique, and our uniqueness is given by the God, and we can't change that. Also, we have to accept those qualities, and we have to enhance our other innate qualities to present in a very positive way. Through body language you can judge a person, that if a person is very pessimistic, then most of the time he will be bowhead, shoulders down, and tense muscles and chest inwards. You can identify that person, that this particular person is pessimistic in nature, and that person is full of discouragement in the life, and full of hatred, full of jealousy, and full of arrogance. And the positive person will always show the body language in a positive way, that the shoulders high, chin up, and smiling face, with the toned body, toned standings, and balancing the body on both legs, equal weight on both legs. And this the way of standing, way of posture, all these things, you through the all these signals you can identify that person is positive in nature. So in body language we consider so many things, that how you stand, how you move, how you appear to the people, how you look at the people, and how you sound. Sound is the not the verbal, it's the non-verbal communication, the whole appearance of that person, that how you sound. And body language also show you the insecurity, the self assurance, that person is busy or that person is very quiet, and he is speaking truth or he is speaking lie. And stressed person, how enthusiastic that person is, कितना उसको enthusiasm है आपकी बात को जानने का, आपसे मिलने का, आपकी बात को समझने का. And कौन से व्यक्ति बहुत serious, they are very serious regarding their work. And do you have a sense of humor, sense of humor भी है उसमें कि नहीं. And even that person enjoy some joke, और वो उस जोक को एंजॉय नहीं कर रहा है. तो बॉडी लैंग्वेज इन्हीं सब चीजों को डिफाइन करती है. यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट पर्सन थ्रू द बॉडी लैंग्वेज. नाउ व्हाई इट इज, बिकॉज through body language we can read the emotions and understand the feelings of the particular person, and sometimes the accuracy is up to 100%. थ्रू द बॉडी लैंग्वेज वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्सन, उसके इमोशंस क्या हैं, वो उसकी फीलिंग्स क्या हैं, हम उससे अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और कभी कभी ये 100% भी होता है. तो बॉडी लैंग्वेज हमें रीड, दूसरे को समझने के लिए वी कैन रीड अ पर्सन लाइक अ बुक. And sometimes by enhancing our body language we can give impression what we want to give to the people.
and this need a kind of practice in the life. Now, as I told yesterday, that effect of the body language is, you can see, the words you express your feelings is only 7%, the vocal tone express you only 35%, and non-verbal gestures express you 58%. Now you can see how important is the non-verbal communication, that is the body language. If you want to convey your message 100%, you have to be focused on all the three heads, that words, vocal tone, and non-verbal things, non-verbal gestures, that is body language. Now, what are the factors that influence interpretation of the body language? It's a very interesting slide, so please be focused on this. Your attention should be on this slide, because it's very important aspect, that gender is a very very important thing, that the women are more communicative and the males are more analytical. There is a basic difference between the nature and between the upbringing of these two genders. Females are more communicative and males are more analytical. They are less communicative. They don't show their expressions. They hide always their emotions, because there is one reason behind this. According to the psychologist, ये एक psychological study है. When a girl child born, she get picked and earn more affectionate gestures, and she get more public display of affection. जब एक बच्ची पैदा होती है, गर्ल पैदा होती है, हम उसको ज्यादा उठाते हैं, लोग उसको ज्यादा अपने पिक करते हैं गोद में, और उसके प्रति हम बहुत ज्यादा अफेक्शन शो करते हैं. हमारा अफेक्शन होता है, हमारे जेस्चर्स जो होते हैं वो एक पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन करते हैं. तो through the infant stage, she start recognizing this behavior, and through the mirror neurons, she adopt that behavior in her life. Like, she become more expressive than boys. Boys most of the time hide their emotions, they don't show it. That's why the girl do some kind of hugging, some kind of touching. Most of the women, female teachers, they show the affectionate behavior towards the students. Sometimes we pat on their shoulder, very well done, you have done. And this is frequent in the females more. And so we should understand their gestures, their expressions, and we should never misunderstand them, that why the women are showing such kind of gestures. So we males should understand this quality. It's the quality of the gender. It's not, we can say that it's an automatically, instinctively adopted thing. It's not, maybe, and it's a kind of, we can say that it can be learned. This conditioning is done through learning, and this conditioning is done sometimes instinctively. Naturally, she learns all these things, and she adopts in her communication too. Now, through this, so we should not misunderstand the way the women communicate, women express themselves in the society. So we should have such kind of compatibility for them. Now, the second is the culture. Culture is very interesting topic, as through the culture we learn so many things. एंड कुछ ऐसी बातें हैं जो जैसे मैंने कल भी कहा था कि कुछ ऐसी बातें हैं जो उस कल्चर में अडॉप्ट नहीं हुई हैं, लेकिन वो दूसरे कल्चर में उसको एक जेन्युइन समझा जाता है. जैसे व्हाट इज जनरली एक्सेप्टेड जेस्चर इन वन कल्चर दैट कैन बी टेकन एज आउटराइट ऑब्सेंस इन अनदर कल्चर, एंड वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स with the examples in my next slide about this. Now, the level of familiarity. Level of familiarity is also influence our body language. When we are around someone familiar with us, our body language naturally becomes more relaxed, and we
do touching, embracing, and common demonstration of affection, emotion, etc. We show with the familiar person more, and with the non-familiar person, we become somewhat closed. We are not relaxed with them also. So our body language will also change according to the level of familiarity and the setting. Setting may be professional, setting may be personal. If the personal setting is there, then the body language will be in the different way and the professional, but we should never mingle both things. We should not show the informal behavior in formal setting. Whereas the level of familiarity is less, we should be confined ourselves. Otherwise, some misinterpretations, misunderstanding will be created among the people. Now, this was very important. Now, I explained something that cultural things, that is cultural things, that in China, a hand clap is an expression of worries, of disappointment, and anger is expressed with laughter. हम क्या करते हैं, जब कोई अच्छा काम करता है तो हम उसको क्लैप करते हैं, बट इन चाइना दिस इज नॉट गुड, एंड दे ऑल्सो एक्सप्रेस देयर एंगर विद द लाफ्टर टू. द लाफ्टर इज अ पावरफुल डिस्प्ले ऑफ रिलैक्सेशन टू. हम जैसा मानते हैं कि हम खुश होते हैं, हम हंसते हैं कब, जब हम रिलैक्स होते हैं. एंड when our foot suddenly begins to kick, it's an indicator of discomfort. जब अब कभी हम अगर डिस्कम्फर्ट फील कर रहे हैं तो स्टार्टिंग हमारे पैरों से ही होती है, हमारे फुट से होती है, और हम भी पैरों को इधर उधर हिलाएंगे या फिर हम उसको टिक 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 करेंगे, तो दिस इंडिकेटर दैट द पर्सन इज फीलिंग डिस्कम्फर्ट. अ सडन क्रॉसिंग ऑफ आर्म्स. अगर आपसे कोई बात कर रहा है, if the person start doing this, the crossing the arms or crossing the legs, foot, that you should understand that अब ये व्यक्ति मेरे बारे में, मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, उसका अटेंशन मेरी तरफ से हट गया है. तो इस तरह के कुछ सिंबल्स हैं जो हमें समझने चाहिए. इसी तरह से बहुत इंटरेस्टिंग है जो कल्चर को डिफाइन करता है, दैट इज थंब अप. थंब अप जेस्चर in the Iraq and Latin America is a vulgar meaning. If you do the thumb up with those country people, they will be angry with you. So we should understand that sometimes there is cultural difference. In America and Latin, if the person don't have the eye contact with you, that represent that you are not respecting to that person. So this kind of thing you need to learn. There are hundreds and thousands of things we need to learn under the heading of body language. There is, as we know, that the neutral face without any smile, without any anger, never display positive thing. It's a fact that if you are talking with any person, I have a neutral face, then you always display the negativity. So try to be more smiley. And there are 6 universal facial expressions जिनको हम बहुत headings में मानते हैं. These are the anger, disgust, sadness, fear, surprise and happiness. These are the 6 universal facial expression. Facial expressions में body language में बहुत सारे topics हैं. Eyes का movement, eyebrow का movement, लिप्स का मूवमेंट, हेड का मूवमेंट, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बॉडी लैंग्वेज में काउंट करती हैं, और हर एक जेस्चर का मीनिंग अलग होता है. तो यहाँ पे इतना समय नहीं है कि मैं एक एक जेस्चर के बारे में आपको बताऊं, और बट वी नीड टू लर्न दिस टॉपिक. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. पीपल अंडर प्रेशर आर लाइकली टू ड्रामेटिकली इंक्रीज देयर ब्लिंकिंग रेट. हम मोस्ट ऑफ द टाइम जो ब्लिंकिंग करते हैं, हम 6 to 8 टाइम्स एक 60 सेकेंड में करते हैं. एंड इफ द ब्लिंकिंग इज मोर, इसका मतलब क्या है कि दैट पर्सन इज अंडर स्ट्रेस, या उसको कुछ अनकंफर्टेबल फीलिंग हो रही है. तो ब्लिंकिंग ऑल्सो डिफाइन अबाउट योर इमोशनल कंडीशन. व्हेन अ पर्सन क्रॉसेस बोथ आर्म्स, एज आई डिस्क्राइब, कि इमोशनली विथड्रॉल हो जाएगा अगर किसी व्यक्ति ने आपके साथ वो
क्रॉस करके हैंड्स को, आर्म्स को और लेग्स को आपके साथ बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दैट पर्सन इज नॉट इमोशनली विथड्रॉन टुवर्ड्स यू। एंड और एक बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो विमेन हैं दे लाफ एट द मेन। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को कि विमेन जो हैं जिन व्यक्तियों के ऊपर हंसती हैं ज्यादा, उनसे ही अट्रैक्ट भी ज्यादा होती हैं, और मेन भी उन्हीं विमेन से ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनके ऊपर हंसती हैं। तो बहुत सारी मूवीज में ये सब दिखाया भी जाता है, तो इट्स वेरी बट हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है और कुछ लोग ऐसा नहीं भी करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज एक पर्सन टू पर्सन चेंज भी होती है। तो द फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट कैसे होता है? जब किसी व्यक्ति को, मेल्स को डिस्कम्फर्ट होता है तो मोस्टली वो अपने फेस के डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स को टच करने लगते हैं। एंड जब फीमेल डिस्कम्फर्ट होती है किसी माहौल में, तब शी ट्राई टू टच हर क्लोथ्स, हर ज्वेलरी, हर नेक, आर्म्स एंड हेयर्स। कभी अपने हाथ, बालों में हाथ फेरेंगी, कभी ज्वेलरी को देखेंगी, कभी क्लोथिंग को ठीक करेंगी। तो दिस काइंड ऑफ थिंग दैट शी शोज हर डिस्कम्फर्ट फीलिंग। नाउ this is very interesting thing that we need to learn some techniques to improve our body language. हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज पे बहुत कुछ सीखना चाहिए, उसको इम्प्रूव करते रहना चाहिए। क्यों? टू डेवलप गुड रिलेशनशिप्स, to create some kind of trust, and making friends. That is very important, because through the good body language you show the positive impact on others. You impress others through the good body language, and it should be, we are the civilized persons, so we should be very cautious about our body language, our body gestures. So we can't behave like animals. We need to be civilized person, and civilized person means you need to work on your body language. That moods are contagious. Moods जो है, when you feeling very low, feeling confident, when you are feeling positive, you will make others around you feel the same way, and you expect to कि माहौल भी आसपास का अच्छा रहे। जब आपकी अच्छी फीलिंग होती है तो हम ये चाहते हैं कि सब तरफ अच्छी माहौल रहे, सब लोग खुश रहें। एंड बिकॉज अगर फिजिकल डिमेन्योर इम्पैक्ट योर ओवरऑल मूड, हमारी बॉडी लैंग्वेज जो है हमारे मूड को इम्प्रूव भी करती है। जैसे कि आप समझिए कि किसी समय आप बहुत सैड हैं और दुखी हैं, तो इनसिक्योर हैं, इनडिफरेंट हैं कहीं पे, तो टेक द स्टॉक ऑफ योर बॉडी, अपनी बॉडी का कंट्रोल लीजिए अपने ऊपर। एक लंबी सी सांस लीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, और अपने आप माइंड को काम कीजिए। व्हेन यू कंट्रोल योर ब्रीदिंग ना, you can control your state of mind too. This is the matter of fact. That is called mindfulness meditation. Mindfulness meditation is not a thing that we will sit in the posture and in the morning we start doing that pranayam. Mindfulness means when you are feeling stress, you have to control your breath, and you need to focus within, inside. आउटसाइड को छोड़ के हम अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे। जब हम अपने पे कंट्रोल करेंगे, अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करेंगे, तो हमारी स्टेट ऑफ माइंड भी कंट्रोल होती है। इट्स द मैटर ऑफ फैक्ट, और ये हमें प्रैक्टिस से सीखना है। वी नीड प्रैक्टिस टू डू दिस। यू कैन डू द ब्रीदिंग एंड पीसफुली यू कैन डू। अगर ऑफिस में बहुत स्ट्रेस है, आप थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठ के आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कीजिए। ब्रीदिंग को आइडेंटिफाई कीजिए कि आई एम इनहेलिंग, आई एम एक्सहेलिंग, एंड इससे क्या होगा कि आपका एनवायरनमेंट से थोड़ी देर के लिए कनेक्शन अलग होगा, एंड जो तुम्हारा आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा। एंड बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्शियस एफर्ट वी नीड टू डू टू कंट्रोल आवर बॉडी लैंग्वेज, एंड वी नीड द प्रैक्टिस ऑल्सो। In the same way, maintain the good eye contact. If you are not feeling, आपको कोई ऐसा असाइनमेंट मिला है जहां पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो what you can do,
You can do the eye contact with the presenter ki what the boss, what the teacher is expecting from you. Flash aa rahi hai. Expecting from you. And your body should be inviting, not closed, that you will not do this kind of gesture, crossing your legs, crossing your hands. You will not show this kind of gesture who is presenting you the new thing. If you maintain a eye contact, that person will also enthusiastically explain you the expectation through the project, what he expect from you to do that. So this kind of gesture we need to maintain during such kind of condition. And most important but not least, that can the smile. Maintain a proper smile on your face. मैं उस स्माइल की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको क्लास में टीचर डांट रहे हैं और आप स्माइल कर रहे हैं, बट इन द नॉर्मल कन्वर्सेशन, अगर कुछ आप किसी मीटिंग में हैं तो यू कैन कीप अ स्माइलिंग फेस. तो क्योंकि स्माइलिंग फेस से ये कहते हैं ना कि इट्स अ कर्व विच जो हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कम कर देता है, ये एक ऐसा कर्व है. तो एंड मेंटेन अ वेरी गुड पोस्चर, दिस शो योर कॉन्फिडेंस. आप एक अच्छा सा पोस्चर बना के रखिए और उस कंडीशन को हैंडल कीजिए उस कंडीशन को. तो थ्रू द प्रॉपर, बिकॉज द टोन्ड बॉडी जो है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज गिव अ वेलकमिंग नोट. हमेशा वो एक वेलकमिंग नोट देती है कि पर्सन वांट टू इंटरेक्ट विद यू इफ यू हैव अ टोन्ड बॉडी एंड योर प्रॉपर विद द प्रॉपर पोस्चर, not bending your shoulders, bowing your head, and stressing your body in the way. And mirror and match that I discussed yesterday also, you can do such kind of practices. आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसकी मिरर के सामने खड़े होके कि आप जो बोल रहे हैं वो आपके एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से मैच कर रहा है कि नहीं. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी यू कैन डू समटाइम्स. And keep your body toned as I described. This is very much important thing. Now, these are the positive signals and these are the negative signals. As I described, the negative signals, that crossing the arms, that show your defensive behavior. Fidgeting hands and tapping feet. Hands and tapping feet, हाथ को टेबल पे मारना या फिर पैरों को जमीन पे बार बार टैप करना, ये आपकी नर्वसनेस और आपका बोरेडम को शो करता है. आई कांटेक्ट ना बनाना ये बताता है कि यू आर नॉट अ ट्रस्ट वर्दी पर्सन, यू आर नॉट ऑनेस्ट. तो ऑलवेज कीप आई कॉन्टेक्ट विद द पर्सन. आई कॉन्टेक्ट करते समय एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, इफ द पर्सन इज अनॉयड एंड ही इज एंग्री विद यू और वो आप पे स्कोल्ड कर रहा है, तब आपको आई से आई कांटेक्ट नहीं करना है. तब यू कैन सी द नोज ऑफ दैट पर्सन. आप उस समय अगर आंख में आंख डाल के देखेंगे तो हो सकता है उनका एंगर और ज्यादा बढ़ जाए. तो यू शुड कीप योर आईज ऑन द नोज. दैट विल शो दैट यू आर फीलिंग सॉरी अबाउट दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. एंड लीनिंग बैक, पीछे लेटना, कभी आगे बिल्कुल झुकना, दिस काइंड ऑफ थिंग विल शो योर डिस्कम्फर्ट. तो कभी भी मीटिंग में या कभी भी क्लास में कोशिश करें कि हम इस तरह का बिहेवियर ना करें, क्योंकि ये एक नेगेटिव सिग्नल देता है और इससे दूसरा पर्सन अनॉयड हो सकता है, उसको खराब लग सकता है कि मैं तो बोल रहा हूं एंड दैट पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू मी. चाहे आप सुन रहे हैं तब भी एक ऐसा मैसेज जाता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द क्लास. तो यू शुड हैव अ ओपन टाइप ऑफ पोस्चर टू लिसन पर्टिकुलर थिंग. लीनिंग फॉरवर्ड विद इंटरेस्ट, आपको बिल्कुल अलर्ट होके बैठना है. स्माइलिंग इन शोज योर फ्रेंडलीनेस. And nodding and your gesture of head, understanding or not understanding, this kind of behavior we can do to give the positive signal to the other person. And eye contact, when maintaining a eye contact, you should have you give the feeling of curiosity, enthusiasm, and you appears to be more focused on that particular situation. Now, when you interact with the opposite sex, always maintain this
distance, that is 1.5 feet minimum is required. It's the appropriate distance between the both genders, because everyone has its personal bubble. Personal bubble means it's the comfortable distance. अगर हम उस डिस्टेंस को क्रॉस करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जो फीट हैं वो हमें पीछे लेके जाते हैं. तो ये एक बबल है. बबल मीन्स वी हैव अ काइंड ऑफ बैलून इन द आवर फ्रंट, कि हम इतनी दूरी से ही उस व्यक्ति के साथ कंफर्टेबल होंगे. अगर वो दूरी कम होती है तो हम अनकंफर्टेबल होंगे. तो हम ऑटोमेटिकली हमारे इंस्टिंक्ट रिफ्लेक्स एक्शन से हम पीछे की तरफ जाते हैं. तो ऑलवेज मेंटेन अ पर्सनल बबल. पर्सनल बबल के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वो है मेरे पास, कि जो जैपनीज होते हैं वो 10 इंचेस का डिस्टेंस अच्छा मानते हैं, और अमेरिकन जो है उनका 18 to 48 इंच का एक डिस्टेंस बीच में बात करते समय वो कंफर्टेबल फील करते हैं और उसको मैनरिज्म मानते हैं. और इसी तरह से जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं उनका पर्सनल बबल अर्बन के लोगों से ज्यादा बड़ा होता है. मतलब वो दूर से थोड़ा बात करते हैं, लेकिन हम अर्बन सेटिंग में थोड़ा ज्यादा क्लोज होके बात करते हैं. तो बट वी हैव टू मेंटेन मिनिमम डिस्टेंस ऑफ 1.5 feet when we interact with the opposite sex. So we should maintain this kind of thing. That is the good thing that denotes your body language, good body language. Now, there are some interesting facts. You might be interested in this. Then the eyebrow raising. When you raise your eyebrow, that represent that recognition to the particular concept, greeting one person, acknowledging other person. And when the pupil dilated, is show your enthusiasm, your attraction, and your desire to. And in the same way, direct eye contact show your attentiveness, honesty, and attraction. And forced laughter, जबरदस्ती का हंसना हमें नर्वसनेस दिखाता है. जैसे आपने एक मूवी में देखा होगा मुन्ना भाई MBBS में, तो दैट डीन एक फोर्स लाफ्टर शो करता था क्योंकि उसको एंगर भी आ रहा था और वो नर्वस भी फील कर रहा था. दैट वाज द फोर्स लाफ्टर जो उन्होंने रिप्रेजेंट किया था. तो बाइटिंग योर नेल्स, बाइटिंग योर लिप्स, बाइटिंग योर थंब, इवन थंब भी जो है. एक्सक्यूज मी अर्शद जी, बहुत नॉइज आ रही है आपकी तरफ से. नाउ बाइटिंग द नेल्स एंड बाइटिंग द लिप्स शो योर नर्वसनेस. इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर पेन खाते, पीछे से पेन मुंह में डालते हैं या पेंसिल डालते हैं या फिर अंगूठा चूसते हैं, तो ये एक सेल्फ कंफर्टिंग फीलिंग होती है. तो इसको भी आप कभी मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं. वो उनको एक कंफर्ट, सेल्फ कंफर्टिंग कर रहे हैं वो खुद को. हैंडशेक बहुत इंटरेस्टिंग. हैंडशेक के ऊपर एक पूरी स्टडी है और hundreds of gestures while a person handshake. एंड मैंने तो केवल 2 ही लिखे हैं, जैसे कि palm up. If a person handshake like this, palm up, then palm down, then it shows your, उसकी डोमिनेंस शो हो रही है, वो अपने आप को डोमिनेट करना चाह रहा है. और जिसका हैंडशेक पाम अप में है वो सबमिशन है और एकोमोडेटिंग है. तो यू कैन आइडेंटिफाई थ्रू दिस बॉडी लैंग्वेज कि वो अगला पर्सन जो है, हम इसको कितना भी लर्न कर लें बॉडी लैंग्वेज को, लेकिन हम फिर भी इंस्टिंक्टिवली, अचानक, नेचुरली हम अपनी बॉडी लैंग्वेज शो कर ही देते हैं. हम अगर बहुत सोच के भी जाएंगे कि आज हम ऐसा हैंडशेक करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी के जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो हमारी एक्चुअल इमोशंस को, एक्चुअल कंडीशन को शो कर देते हैं. तो ये कितना भी हम कोशिश करते हैं लर्न करने की, बट वी नीड टू कंट्रोल दिस, क्योंकि ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है बॉडी को कंट्रोल करने की. ओपन लेग सिटिंग, ये बहुत ही अब्यूजिव थिंग है. मुझे तो मतलब पर्टिकुलरली आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ सिटिंग. कोई अगर किसी के सामने इस सिटिंग में बैठता है तो ये उसका एरोगेंस शो करता है, वो आपके राइट्स को चैलेंज करता है. तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग. वी नेवर सिट विद ओपन लेग इन फ्रंट ऑफ अदर्स. If especially for the ladies, if you are talking with a female, then you should control this habit. It's very arrogant. It's show your arrogance, and no female like this condition. It's my personal experience. I don't like, and I know that the females don't like this kind of sitting of particular person.
and touching nose. If a person is talking and all the time he's touching his nose, then you have to be very cautious, that person is somewhat lying, वो झूठ बोल सकता है. और hands in pocket का मतलब क्लोजर, वो आपके साथ इंटरेस्टेड नहीं है बात करने के लिए, वो बोर हो रहा है आपकी बात से. तो दिस ऐसे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जेस्चर्स हैं जिनको हम डिफाइन करते हैं. मैंने थोड़े से ही इसमें लिखे हैं और बहुत सारी ऐसी बातें मैंने इसमें ऐड की हैं इस प्रेजेंटेशन में जो हम मोस्टली याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन फिर भी एक बार देखने से कभी कभी हमें रिमाइंड हो जाता है. और मैं थोड़ा सा अपने बारे में भी बताऊं कि हम बॉडी लैंग्वेज के बहुत सारे वर्कशॉप्स भी करते हैं और 3-4 डेज के वर्कशॉप करते हैं. और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, एक्सप्लोर कैनवस, वहां जाके भी आप बहुत सारी बातें सीख सकते हैं. और हम आगे भी साइबर सिक्योरिटी, बच्चों के लिए मेंटल मेमोरी इन्हांसमेंट की एक्टिविटीज और इस तरह के वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं. पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे वर्कशॉप भी मैंने प्लान किए हैं और हम भी उसको प्रेजेंट करेंगे. एंड यूज ऑफ द नैपकिन, these are the some points I will read and you will understand. Place a napkin on your lap. Do not flap a napkin on the air. ये एक सही तरीका नहीं है, ठीक है. डू नॉट वाइप योर फेस बाय द नैपकिन. नैपकिन इज नॉट फॉर क्लीनिंग योर फेस, इट्स ओनली फॉर द हैंड्स एंड यू कैन यूज फॉर द लिप्स ओनली. डू नॉट वाइप द सिल्वरवेयर बाय नैपकिन्स. हम करते हैं ऐसा क्योंकि हमें लगता है कि वो ठीक से क्लीन नहीं है, बट इट इज नॉट मैनरिज्म. यूज अ नैपकिन ओनली फॉर ब्लॉट योर माउथ. केवल मुंह को साफ करने के लिए, लिप्स को करने के लिए हमें यूज करना चाहिए. Place your napkin on the chair if you have to leave the table for emergency. अगर आपको अचानक कहीं कोई नेचर कॉल है और आप खाना खा रहे हैं, आपके टेबल पे आप बैठे हुए हैं, तभी आपको नेचर कॉल है, तो आप अपने नैपकिन को अपने चेयर पे रख के जाएंगे. तो इससे एक सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो होटल में जो भी आप खाना खाने जहां जा रहे हैं, उनको ये सिग्नल चला जाएगा, उनको लर्न कराया जाता है कि ये पर्सन अभी यहाँ बैठा हुआ है और इसने अपना खाना खत्म नहीं किया है. तो प्लेस योर नैपकिन ऑन द लेफ्ट इफ यू फिनिश योर मील्स. लेफ्ट में रखिए, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी टेबल क्लीन कर सकते हैं. तो दीज काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स यू कैन लर्न. नाउ हाउ टू होल्ड द यूटेंसिल्स. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. होल्ड नाइफ इन द राइट हैंड एंड फोक इन द लेफ्ट हैंड. ईट फूड विद द फोक स्टिल इन द लेफ्ट हैंड. हम नाइफ्स के साथ खाना नहीं खाएंगे, हम फोक के साथ खाना खाएंगे. तो फोक हम हमेशा लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं. एंड डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एंड कॉन्टिनेंटल स्टाइल तो बहुत ज्यादा होता है. नाउ हाउ टू यूज योर कटलरी while eating. You can keep like this. For you want some more course, अगर आपको और खाना वैसा ही सेम चाहिए तो आप इस तरह से उसको रख सकते हैं. तो जो आपको सर्व कर रहे हैं वो अंडरस्टैंड करेंगे कि you want more. And meal was great. You can appreciate with this gesture. And meal is over. You will show through this gesture. And did not enjoy the meal. You can cross that fork with the knife. This is also very interesting thing. If you want to convey through non-verbal way. आप उसके साथ कोई argument नहीं चाहते हैं, but you want to express yourself. This is also a kind of non-verbal communication. Now, most important is thing that you always keep smile on your face, because some smile, even if you like it, your body language helps determine your state of mind. That will express your state of mind, that will express your emotions, that will express your gestures. Because as we all know that this non-verbal language is also the dress of thought. Although I have written that language is the dress of thought, but non-verbal gestures are also define your thoughts. So it's very interesting, and you should consider these points in your life, because this will enhance your gestures, and you can express these your emotions, your feelings through without speaking a word, without discussing through the words and language. You can express yourself. It's a very powerful mode of body gestures, and you should learn always. Thank you.
थैंक यू सो मच मैम फॉर वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन रहा बॉडी जेस्चर पर। और जो भी हमारा हाव भाव होता है, जिसको कि हम अगर हिंदी में बात करें बॉडी जेस्चर्स की, तो हाव भाव हम कह सकते हैं कि हमारा हाव भाव जैसा होता है अकॉर्डिंगली वो बहुत अफेक्टिव होता है और इफेक्टिव होता है लोगों को अपनी बात को समझाने के। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। एक कमेंट देखिए आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल योर वॉइस क्वालिटी सुपर्ब। एक मैडम पूछ रही हैं कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस। सो देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर पर्सनल एक्सपीरियंस। या Oh, this curve is my secret, I can say that. This curve is my secret. एग्जैक्टली। And dedication too. Dedication, I work hard. I always work hard. हाँ, हार्ड वर्क इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट, बिकॉज केवल ये कर्व बनाने से काम नहीं चलता। कई बार हार्ड वर्क बहुत जरूरी होता है, हार्ड वर्क के साथ में कर्व जरूरी होता है। मैंने काम के साथ साथ ये बॉडी लैंग्वेज भी अच्छी काम करती है। आप बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं और अगर आप स्माइल भी नहीं कर रहे हैं तो आप क्या जेस्चर देना चाह रहे हैं बच्चों को? आप बच्चों तो सिखा ही सकते हैं ना। तो ये भी एक जरूरी है। बच्चे स्माइल, आप देखिए टीचर अगर स्माइल करेगा तो बच्चे जरूर क्लास में एंजॉय करते हैं। अगर टीचर के बच्चे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई करते हैं बॉडी लैंग्वेज को टीचर की, आज सर गुस्से में है, आज सर बहुत दुखी हैं, आज सर बहुत हैप्पी हैं। और ये जेस्चर जो है बच्चे बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं क्योंकि उनका मिरर और न्यूरॉन्स बहुत एक्टिव होते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है जरूर। हेलो। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि जब भी आप कभी क्लास में जाए, बीइंग अ टीचर, जब भी कभी क्लास में आप एंटर करें तो हमेशा स्माइलिंग फेस में ही एंटर करना चाहिए। क्योंकि बच्चे आपको हंसता हुआ चेहरा देख करके और उनका पढ़ने का मूड हो जाता है। और अगर आपका उतरा हुआ चेहरा और गुस्से का चेहरा वो लेके आप क्लास में जाते हैं तो बच्चे भी सोचते हैं कि आज पढ़ाई तो होनी नहीं है, क्योंकि सर से कुछ भी पूछेंगे तो सर तो आज गुस्से में पता नहीं क्या बोलेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि कुछ भी कर दे। हाँ, सही बात है। जब भी हम क्लास में जाएं तो हमारा फेस स्माइलिंग होना चाहिए। और इवन जब भी किसी से भी मिले, किसी को भी ग्रीट करें तो फेस पे एक स्माइल तो बनी होनी चाहिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है मैडम आशा का, कि some people never have a smile on their face and never speak softly with anyone. How to manage with those such kind of people with your smile? एग्जैक्टली। आप तो अपना स्माइल मत छोड़िए ना, दूसरे के इम्प्रेशन से आप अपना इम्प्रेशन मत चेंज कीजिए ना। कुछ लोग एक्चुअली क्या होता है कि बहुत से लोग जो हैं, हम इसको जनरलाइज नहीं कर रहे हैं। वैसे तो मेल्स में ये एक क्वालिटी होती है कि दे आर नेवर एक्सप्रेसिव, वो एनालिटिकल होते हैं जैसा मैंने कहा। और जो होती हैं ज्यादा कम्युनिकेटिव होती हैं और मदरली टेक्सचर उनमें हमेशा ज्यादा होता है। और आपने घर में भी देखा होगा फादर का बिहेवियर अलग होता है, मदर का बिहेवियर अलग होता है। मदर के पास बच्चे बहुत कंफर्ट फील करते हैं, फादर के साथ दे आर इन द फॉर्मल कंडीशन। लेकिन ऑल्दो आजकल के फादर्स ऐसे नहीं हैं। हमारे टाइम में जो पुराने पेरेंट्स में फादर होता था, उनका एक फादरली स्ट्रक्चर होता था जिसको हम वैसा हम हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग तो पापा के साथ बहुत, डैडी के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे, वो हमारे फ्रेंड की तरह थे। लेकिन ये एक जेस्चर होता है। लेकिन फिर भी लोग अगर स्माइल नहीं भी कर रहे हैं और आप उनके साथ बहुत पोलाइट वे में बात भी कर रहे हैं तो भी उनके ऊपर आप एक मार्क जरूर देते हैं। वो आपको पसंद जरूर करते हैं, वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन आप एक्सप्रेशन में उनके ये आपको वो बात करना आपसे चाहेंगे जरूर, है ना। बस वो उनकी अपनी पर्सनल नेचर है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है। एग्जैक्टली। बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे होते हैं, हंसते रहते हैं। आप कितने भी गुस्से में अगर आप उनको डांट दें, वो हंसते रहेंगे और अल्टीमेटली फिर आपकी भी हंसी जो है वो छूट ही जाती है उसको हंसता हुआ देख। कभी आप बहुत टेंशन में हो तो मैं क्या करती हूँ, टाइम मैं बेबी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। बहुत सारे बेबी वीडियोस आते हैं जब मेरा बहुत टेंशन हो या मैं कुछ स्ट्रेस में हूँ, तो आई ऑलवेज सर्च ऑन द गूगल बेबी वीडियोस, फनी वीडियोस, और वो देखने के बाद विद इन 2-3 सेकंड मेरा मूड एलिवेट हो जाता है। एंड बहुत बच्चों का मुस्कुराहट, बच्चों की शैतानियां बहुत पसंद है, वो अच्छी ही लगती हैं हर किसी को। योगी और सिंचैन। हमने कहा योगी और सिंचैन, और वो कौन कौन सा आता है वो तो मुझे तो पता भी नहीं है। चलिए, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो हमारे पास क्वेश्चंस आए हैं आज के। कई सारे क्वेश्चंस जो है मैंने लिखे हुए हैं।
और सबसे पहला क्वेश्चन मैम ये है कि एक तो लैंग्वेज का जो इश्यू आज की डेट में जो हम फील कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया है, मल्टीनेशनल कंपनीज आर देयर इन इंडिया, और जॉब में एक बहुत इम्पॉर्टेंट अगर हम एस्पेक्ट देखें तो वो लैंग्वेज कमांड हो गई है, और वो भी फॉरेन लैंग्वेज कोई सी भी, स्पेशली इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज पे आपकी कमांड है तो निश्चित रूप से 50% पर्सनालिटी आपकी वहीं पर ग्रो हो जाती है, 50% जो है बाकी बचता है। आपके पास बहुत कुछ है बट आपके पास लैंग्वेज की कमांड नहीं है। तो एक देखिए, क्वेश्चन हमारा ये था हाँ, कि क्वेश्चन क्या है बताएं। आर लैंग्वेज नॉट अफेक्टिंग द पर्सनैलिटी? मैम आपकी आवाज आवाज थोड़ी सी गड़बड़ है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप उनको देखिए, दे ऑलवेज टॉक इन हिंदी। जो जब भी हम किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हम हमेशा वही कंफर्टेबल लैंग्वेज यूज करेंगे जो सबको समझ में आए। इवन हिंदी में भी अगर हम ऐसे इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि इंग्लिश, देखिए इंग्लिश को हमें एज अ लैंग्वेज सीखना है कि हम अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लिश कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आप उससे अपने आप को लो एस्टीम में ले जाएं। अगर आपको नॉलेज है तो आप उस नॉलेज को अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जहां पे लोगों के साथ आप कांटेक्ट बना सकते हैं, और ऐसे में आप ज्यादा एक्सेप्टेबल होंगे। तो वी शुड नेवर थिंक दैट कि हमें इंग्लिश नहीं आ रही है तो हम अच्छा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपको नॉलेज है, आपके अंदर अच्छी वोकेबलरी स्किल्स हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, तो आप अच्छा इम्पैक्ट डालेंगे ही डालेंगे। यू विल इफेक्ट द ऑडियंस, यू विल इफेक्ट द क्लास ऑल्सो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है मैम आपकी। और एक क्वेश्चन मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इन शेपिंग द पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल? हाउ कैन वी गिव पॉजिटिव फीडबैक और टू ब्रेन? मैम वॉइस का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है कुछ। पा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ जाए। हाँ, देखिए सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना। कॉन्शियस माइंड बहुत स्मार्ट होता है, वो एक तरह का हॉर्स है जिसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप नेगेटिव थॉट्स देंगे तो वो आपको किसी भी पॉजिटिव थिंग को करने के लिए कभी भी एनकरेज नहीं करेगा। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो बहुत स्मार्ट होता है, हमें उसको कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसे कंफर्ट जोन में नहीं जाना है कि जहां सबकॉन्शियस माइंड हमें कंट्रोल करे। हमें अपनी, जैसे मैंने कल बताया था कि माइंड की 3 स्टेट्स होती हैं, दैट इज रीजनेबल माइंड, दैट इज इमोशनल माइंड, लेकिन दोनों को जहां हम इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों का बैलेंस बनाते हैं, दैट इज द वाइज माइंड। एंड वाइज माइंड को ही हम देखा जाए तो कॉन्शियस माइंड मानते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जो है हमें कभी कभी सिग्नल राइट भी देता है, कभी हमें सिग्नल रॉन्ग भी देता है, बट वी हैव टू कंट्रोल दैट काइंड ऑफ थिंग थ्रू द ट्रेनिंग। अगर एक एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति से आप मिले और आपने उस व्यक्ति के, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपको एक सिग्नल दिया कि ये व्यक्ति ठीक नहीं है, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ा रिलाई तो कर सकते हैं, बट आपको ट्रुथ भी तो जानना है। किसी भी बिलीफ को ट्रुथ बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें उसके बारे में और डिस्कवरी करनी है, क्योंकि ट्रुथ को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। किसी भी बात को आंख मूंद के विश्वास करना इज नॉट गुड, चाहे वो हमारा रिलीजन हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, या एक पर्टिकुलर इवेंट हो। क्योंकि जब हम इस तरह से अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं तो वाकई में हमारा ब्रेन हमें कुछ भी सोचने और समझने की क्षमता में को बंद कर देता है, मतलब हमारे न्यूरॉन्स क्लोज हो जाते हैं और हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो हैम्पर हो जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड को हमें अच्छे मैसेजेस के थ्रू उसको ट्रेन करना है। जैसे तोता होता है ना, अगर जी। कोई पैरट को आपने घर में रखा है और आप उसके सामने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे तो वो हमेशा अब्यूजिव लैंग्वेज बोलता रहेगा। लेकिन अगर आप उसको अच्छे श्लोक सुनाएंगे या घर में कुछ अच्छी बातें होती रहेंगी तो वो उसको अपने अपनी लैंग्वेज में सारा टाइम बोलेगा, सबको ट्रीट करेगा अच्छे से। तो यही यही है सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम हमारा, जी जी।
Uh, कि हाउ कैन वी अवॉइड इमोशनल बिहेवियर इन फ्रंट ऑफ अदर्स। एक एक किसी का क्वेश्चन था, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं जब बात करती हूँ किसी से तो मैं बात करते करते इतनी इमोशनल हो जाती हूँ कि मेरी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, एंड दैट इज शोइंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इन फ्रंट ऑफ अदर्स इफ दिस हैपन। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पर डालता है। तो इसको कैसे हम जो है वो कंट्रोल करते हैं? आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा अपने आप को। अगर आप इमोशनल, देखिए इमोशनैलिटी को सबसे पहले तो ये समझना है, इमोशनैलिटी कोई बुरा ट्रेट नहीं है, इट्स अ पॉजिटिव ट्रेट। यू थिंक इमोशन विद इमोशंस, लेकिन जैसा मैंने कल कहा था कि इमोशंस के साथ रीजनेबल माइंड को बैलेंस करना है, तभी आप वाइज होंगे। अदरवाइज आप इमोशनल बेंड पे अगर ज्यादा जाएंगे तो आपका रिएक्शन हमेशा इम्पल्सिव होगा। तो इम्पल्सिव रिएक्शन ना हो, इसलिए रीजनेबल माइंड एंड इमोशनल माइंड को दोनों को बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। और ये एक तरह की ट्रेनिंग है, ये एक तरह की ट्रेनिंग है जो हमें सीखनी है। बाकी कुछ लोगों का बेसिक नेचर भी होता है कि वो ज्यादा इमोशनल होते हैं और बहुत ज्यादा बचपन में उनको एक अच्छे माहौल से पैम्परिंग किया गया है और उन्होंने अपनी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशंस किसी ने देखी होती हैं और किसी ने नहीं भी देखी होती हैं। तो ये आपका इमोशनल बेंड ऑफ माइंड है, इसको आप ट्रेन कर सकते हैं। यू कैन ट्रेन थ्रू द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे सेशंस हैं जो हम भी देते हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, तो हम आपको थोड़ा गाइड कर सकेंगे उसके बारे में ठीक से। अभी इट्स नॉट द वे कि मैं कैसे वो टेक्निक्स बताऊं आपको कि किस तरह से आपको सोचना है, ये थॉट प्रोसेस का काम है एक्चुअली। इसको हम सीबीटी के थ्रू ठीक करते हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो हमारी टेक्निक है उसके थ्रू भी वो ट्रीटमेंट होता है उसका। एग्जैक्टली। मैम का नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप मैम का नंबर नोट कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप मैडम को कांटेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ में मैडम का अपना काउंसलिंग सेंटर है, वहाँ आप जा सकते हैं। ये तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो मैडम हैं वो बेसिक चीज़ें आपको बता सकती हैं, बट डेप्थ ट्रेनिंग जो है उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और मैडम के साथ आप बात करके वो ट्रेनिंग जो है वो ले सकती हैं। मैम हमारा एक क्वेश्चन और है कि मेनी पीपल हैव हैबिट ऑफ शेकिंग लेग्स। लोग, बहुत सारे लोगों की शेकिंग आदत लेग, होती है हाँ ना कि हाँ, पैर यस हिलाते यस रहते यस। हैं। तो ये जो पैर हिलाने की जो आदत है ये क्यों होती है? मतलब ये हर कोई नहीं हिलाता। अनकॉन्शियस मूवमेंट है बॉडी का, और इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके मेडिकल इसके साथ साथ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी डेवलप होती हैं एक एज में आने के बाद। और लेग्स में प्रॉब्लम भी होने लगती है, हमारी जो छोटी छोटी मसल्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं उससे। तो इट्स अ वेरी बैड हैबिट एंड वी, एक पर्सन को इसके ऊपर बहुत कमांड करना है कि ये मुझे नहीं करना है। ये बहुत ही गलत हैबिट है और इस पे कंट्रोल किया जा सकता है अपने एक्शंस के ऊपर थोड़ा फोकस करके, क्योंकि ये मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इसके। आप किसी डॉक्टर से कभी बात कीजिएगा तो वो आपको बताएंगे, जो इस तरह का जो लोग करते हैं। मेरे सामने जो भी करता है तो मैं उसको तुरंत उसी समय रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज डोंट डू दिस। आपकी मसल्स ब्रेक हो रही हैं, जो बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज हो रही हैं वो ब्रेक होती हैं इससे, तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना है। और अपनी मेडिकल हेल्थ के लिए तो हमें खुद ही केयर करनी है, इसके लिए कुछ हम किसी से हेल्प नहीं ले सकते हैं। हमें ध्यान रखना है कि ये एक बहुत गलत हैबिट है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। जी मैम, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एज अ फैकल्टी इट्स इजी टू आइडेंटिफाई बॉडी लैंग्वेज among students and came to conclusion, but sometimes not possible among outsiders. Why it happens? फोकस, एंड हम उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं ना, स्ट्रेंजर्स को हम इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं कि हम उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करें। लेकिन अगर हमें कुछ एनकाउंटर हो जाता है तो हम उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत जल्दी पहचान लेते हैं कि इसका मोड क्या है इस समय, ये हमें कैसे हार्म कर सकता है। तो हमें उस हार्म से माइंड को एक्टिवेट करना है उस समय, इमोशनल बेंड को थोड़ा कंट्रोल करना है, क्योंकि हम इमोशंस में आके घबरा जाएंगे और हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, हम रीजनिंग करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें थोड़ा सा अलर्ट भी रहना है, स्पेशली लेडीज को तो बहुत ही अलर्ट रहना पड़ता है, क्योंकि आसपास ऐसे प्रेडेटर्स घूमते हैं कि जिनसे हमें खुद को अलर्ट रखना है।
और वैसे भी एक हम लोगों की एक कुछ सेंस भी होती है जिसको सबकॉन्शियस मैंने अभी बताया था, जो हमें सिग्नल देती है, क्योंकि हमारा जो एमेग्डाला है वो हमें ये बता देता है कि देयर इज अ थ्रेट। एमेग्डाला एक छोटा सा एक पोर्शन होता है ब्रेन में बैक साइड में, जो हमें ये बताता है कि देयर इज डेंजर, देयर इज डेंजर, और वो हमारी बॉडी को फाइट एंड फ्लाइट मोड में एक्टिवेट कर देता है कि लड़ो या भागो। तो ये तो एक नॉर्मल थिंग है, और बच्चों के साथ तो हम लोग ये हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, टीचर्स को हम उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझते हैं। हाँ, समझ स्ट्रेंजर सकते से अलर्ट रहना जरूरी है, यू कांट ट्रस्ट एवरीवन। जी, जी, जी। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हम बच्चों से रोज़ मिलते हैं और मिलते-मिलते हाँ हाँ जब हाँ किसी से रोज़ मिलते हैं तो हम उसके हर एक हाँ। एक्टिविटी, हर एक बॉडी लैंग्वेज को हम प जैसे हम अपने घर में फादर का, मदर का, सिस्टर्स का, सबकी बॉडी लैंग्वेज जो भी होती है हम उसको रीड कर जाते हैं। जैसे जैसे मैंने पापा कहा अगर हैं हाँ, जैसे मैंने कहा लेवल ऑफ फेमिलियरिटी, या फेमिलियरिटी में हम ज्यादा रिलैक्स रहते हैं, और एग्ज़ैक्टली अनफेमिलियर कंडीशन में हम रिलैक्स नहीं रह सकते हैं, तो वी नहीं रह नीड टू बी सकते। अलर्ट वी एंड नीड टू दैट बी एट दैट अलर्ट एग्ज़ैक्टली कंडीशन। one more question is there, ma'am. Which body part express the first body language? लैंग्वेज मीन्स मीन्स किसी से जब आप फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो उसकी कौन सी उसका कौन सा बॉडी पार्ट जो है वो उससे आप उसके बारे में एक बेसिक जो उसका कह लीजिए बिहेवियर है या जो उसका बेसिक नेचर है उसको आप फाइंड आउट कर सकते फॉर्मल कंडीशन है तो आप फेशियल एक्सप्रेशन जान सकते हैं, और अगर फॉर्मल कंडीशन है तो आप हैंडशेक से पता लगा लेंगे कि ये पर्सन हमसे किस फीलिंग के साथ फर्स्ट हमें ग्रीट कर रहा है। वैसे तो फेशियल एक्सप्रेशंस के एक एक फेस के सेंस ऑर्गन के अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं। आईज का जेस्चर कैसा है, आईब्रोज कैसे उसने मूव किया, फेस कैसा उसका था, उसके आंखों में किस तरह की मतलब इंटरेस्ट था, किस तरह का अट्रैक्शन था, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो फेशियल एक्सप्रेशन से हम फॉर्मल सेटिंग इनफॉर्मल सेटिंग में कर सकते हैं आइडेंटिफाई, एंड फॉर्मल कंडीशन में हम हैंडशेक से भी पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन हमसे क्या एक्सपेक्ट करना चाह रहा है और वो किस जेस्चर के साथ हमारे पास आया है। तो ये तो प्रैक्टिस से होता है, इसकी ट्रेनिंग्स होती हैं, अगर आप उसको अटेंड करिए तो आप बहुत एक्सपर्ट हो सकते हैं उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल वन मोर क्वेश्चन इज देयर मैम कि एक तो ये है कि जो बिहेवियर है जो हाव भाव हैं जो बॉडी जेस्चर है मेन और वुमेन का क्या उनके इंडिकेशन सेम होते हैं काफी, जैसे मैंने कहा ना कि फीमेल्स की अपब्रिंगिंग डिफरेंट मोड में होती है इन कंपैरिजन टू मेल चाइल्ड, तो इसीलिए फीमेल्स जो ज्यादा एक्सप्रेसिव भी होती हैं, ज्यादा कम्युनिकेटिव भी होती हैं, तो मेल्स जो होते हैं वो मोस्टली अपने एक्सप्रेशंस को छुपा के रखते हैं, दे हाइड देयर इमोशंस इवन, वो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। तो दोनों की अपब्रिंगिंग का फर्क है, लेकिन आजकल की कंडीशन में हम परवरिश बराबर लेवल पे करते हैं, गर्ल्स बॉयज को हम एक लेवल पे मान के चलते हैं, इक्वालिटी का मीडियम है। फिर भी कभी कभी मैंने उल्टा भी देखा है कि कुछ गर्ल्स जो होती हैं वो अनएक्सप्रेसिव होती हैं, वो कम्युनिकेटिव नहीं होती हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होती हैं, और मेल्स जो हैं वो बहुत एक्सट्रावर्ट हैं, बहुत फैमिलियर हैं, कहीं पे भी जाते हैं अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, बहुत जल्दी सबसे दोस्ती कर लेते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल स्टडी है कि गर्ल्स क्यों कम्युनिकेटिव, क्योंकि आपने ये चीज ये भी एक फैक्ट है कि जब भी कोई फीमेल है कहीं पे नई सेटिंग में जाती है तो वो 27 बॉडी जेस्चर्स एक्सप्रेस करती है, अपने आप को 27 बॉडी जेस्चर्स एक्सप्रेस करती है, और मेल्स जो है ओनली 12 जेस्चर्स के साथ एक्सप्रेशन देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा एक्सप्रेसिव है, बट वी नीड टू कंट्रोल दोज एक्स्ट्रा टाइप ऑफ बॉडी जेस्चर्स। अगर आप चाहते हैं कि आप फॉर्मल सेटिंग में हैं तो फीमेल्स को भी अपने इन बॉडी जेस्चर्स पे बहुत कंट्रोल करना है, अदरवाइज आपको मिसअंडरस्टैंड लोग कर सकते हैं। तो जब भी हम फॉर्मल सेटिंग में जाते हैं हमें इन जेस्चर्स पे कंट्रोल भी करना है, तो दैट इज मच रिक्वायर्ड थिंग, और ये भी एक तरह की ट्रेनिंग है जिसको हमें करना चाहिए।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। और ऑन अ लाइटर मोड एक्सप्रेशन की जहाँ तक बात होती है, नो डाउट मेंस जो है जो वो कम एक्सप्रेसिव होते हैं और इसीलिए उनको हार्ट अटैक्स ज़्यादा आते हैं। महिलाओं को हार्ट अटैक कम आते हैं ऑन अ लाइटर मोड क्योंकि हम लेकिन जब लेकिन लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि जी, फीमेल्स जी, जब गाड़ी ड्राइव करती हैं तो वो ज्यादा फोकस रहती हैं, उनके एक्सीडेंट कम होते हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। मैं और क्योंकि अपनी बात कर रही हूँ। जी, जी, जी। और मुझे शेक हैंड से याद आया, आप कभी भी अमेरिका और ब्रिटेन्स और जापानीज़ इन लोगों को आप कभी भी स्पेशली स्पेशली ब्रिटेन और अमेरिका के लोगों को आप कभी भी हैंडशेक करते हुए देखें, हमेशा उनका डोमिनेंस ही रहता है, वो हमेशा यूँ यूँ लाइक दिस पाम डाउन से ही वो हैंडशेक करते हैं। स्पेशली मुझे ये चीज़ ध्यान आई थी बाराक ओबामा के टाइम पे, जब बाराक ओबामा केम टू इंडिया, उस समय मैंने इस चीज़ को नोटिस किया और मुझे तब मुझे इसके बारे में पता चला कि ये जो पाम डाउन और पाम अप जो है जो और ग्रीटिंग है, शेक हैंड है, ये इसका क्या मतलब क्या होता है। तो आप देखेंगे कभी भी लेकिन एक चीज मैं इसमें थोड़ा इंटरप्ट करूंगी आपको। जी, आपने देखा जी, होगा कि जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कहीं जाके हैंडशेक करते हैं, वो अपने दोनों हैंड्स को यूज करते हैं। जी, जी, तो मैं ये एक एग्जैक्टली बहुत बहुत कंफर्टेबल मोड है। इसमें मतलब क्या है कि आप हमारे साथ कंफर्टेबल हैं, आप मेरे साथ कंफर्टेबल हो सकते हैं, और मैं आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए बहुत डेस्परेट हूँ। दिस काइंड ऑफ जेस्चर व्हेन वी यूज बोथ हैंड्स, एक हाथ से उन्होंने पकड़ा, दूसरा हाथ उस पर जरूर रखते हैं। उनके मैंने बिल्कुल। जेस्चर्स में ये चीज देखी है, तो एक वेलकमिंग एटीट्यूड है उनके अंदर, इनवाइटिंग एटीट्यूड। मैं नेक्स्ट मैं यही बोलने ही वाला था कि हमारे यहाँ जब भी इस तरीके से शेक हैंड होता है, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो इसको मुसाफा कहा जाता है, तो वो मुसाफा दोनों हाथ ओके। से। हमारे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटीज़ में सिंगल हैंड जो है जो शेक हैंड है वो नहीं किया जाता है। नॉर्मली करते हैं लोग, ऐसा नहीं है, बट वो जो एक सिस्टम है वो डबल हैंड का ही है। वो जो आपने बताया ना वेरी कि गुड जेस्चर, वेरी गुड आप जेस्चर। सेफ हैं और आपके साथ हम अच्छे हाँ संबंध हाँ बना लेते हाँ, हैं, बिल्कुल। बहुत तो अच्छा जेस्चर है ये। हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैडम एक और क्वेश्चन है, बस एक लास्ट एक क्वेश्चन बहुत आज हम। मजेदार इसमें किसी ने दिया है कि शेक हैंड करने का जमाना चला गया है। कोविड के टाइम पे शेक हैंड हाँ का जी, हाँ जी, जमाना नहीं। एग्जैक्टली। शेक हैंड का जमाना तो चला गया है, बिल्कुल सही बात है। शेक हैंड, कोविड ने शेक हैंड करना भुला दिया। नहीं, तो अगले साल आएगा से वैसे ही जमाना, करेंगे हम। अगले अगला साल से फिर अगला वैसे ही करेंगे। जमाना लौट के फिर से आएगा। अ, जमाना फिर से लौट के आएगा। एक क्वेश्चन मैम की पोस्चर्स एंड जेस्चर्स आर कल्चरली डिफरेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सो क्या हम कोई एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर सकते हैं? कोई एक आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई मुझे ऐसा लगता है, इट्स माय सजेशन, कि आप अपने ही स्टैंडर्ड यूज कीजिए, वो ज्यादा अच्छे हैं। क्योंकि जितना हम अपने स्टैंडर्ड्स को जानते हैं, दूसरे भी अपने स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन हमारा जेस्चर जो है, हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मैंने कहा कि थंब दिखाना। अगर आप वहां जाके लेटिन अमेरिका में थंब दिखाएंगे तो वो एक वल्गर साइन देगा। कुछ छोटे मोटे ऐसे सिग्नल्स हैं, उनको हम लर्न कर सकते हैं। जब आप, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम किसी कंट्री को विजिट करें, इंडिया से बाहर जाएं, तो हमें उस कंट्री के बारे में थोड़ी कुछ बातें, जानकारी जरूर लेनी चाहिए। और हम कुछ बुक्स से, कुछ गूगल से, हम वहाँ के कुछ खास एटिकेट्स, कुछ खास मैनरिज्म, कुछ खास कल्चर के बारे में हम वहाँ पे थोड़ा पढ़ के जाएं, तो मुझे लगता है कि वो अच्छा रहेगा, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो यू विल बी पार्ट ऑफ दैट कंट्री, आप वहां पे जाके कंफर्टेबल फील करोगे, और लोग भी आपसे अच्छे से बात करेंगे, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी कैन लर्न दिस काइंड ऑफ थिंग। कोई बिल्कुल, बिल्कुल। स्टैंडर्ड नहीं और होता है सीखना उसमें। भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। हाँ, सीखने का और तरीका है, ये सीखना तो भी एक तरह चाहिए। का जी, जी, सीखने जी, का जी। तरीका है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन 1 घंटा 7 मिनट हो गया है, हाँ जी तो जी हम जी। लोग इसको क्लोज़ और करते हैं। लास्ट में मैं आप जी, सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो, दैट इज एक्सप्लोर कैनवस के नाम से आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप उसे भी सब्सक्राइब करें। और वहां पे बिल्कुल, भी आप वीडियोस देख सकते हैं, बहुत अच्छे वीडियोस हैं, अगर आप देखना में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज सब्सक्राइब दैट। और माय फोन नंबर इज ऑल्सो डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल इश्यूज, career issues, you can contact us. Thank you. बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you, हाँ, Arshad बिल्कुल ji, सही for बात है। giving this और opportunity.